नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद चल रही होगी। मैं आज आपको एक और अच्छी खबर सुनाता हूं और अच्छी खबर यह है कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 6 न्यायपालिका। तो बोले सर इसमें अच्छी खबर क्या है, पिछले 6 दिनों से यही पढ़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, पर आज ही अपना लास्ट लेक्चर है। तो खुशखबरी क्या है कि आज अपना लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। आइए जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है अपना। आज अपन पढ़ेंगे जुडिशरी और संसद के बारे में, मतलब पार्लियामेंट, न्यायपालिका और संसद की चर्चा करेंगे विस्तार से और विस्तृत में। हम बात करेंगे जुडिशरी की और पार्लियामेंट के बीच में क्या रोल है, किस प्रकार से दोनों के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक तनाव चलता है, उसकी पूरी चर्चा करने वाले। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। न्यायपालिका और संसद, जुडिशरी और पार्लियामेंट। हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के संविधान ने जो शासन के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच शक्तियों का बंटवारा करा है कि विधायिका ये काम करेगा, कार्यपालिका ये काम करेगा और न्यायपालिका अपना अपना काम करेगी। परंतु बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है और छोटी छोटी बातों में क्या है कि जो संसद है, जो कि हमारी विधायिका है, उस विधायिका का थोड़ा बहुत न्यायपालिका के साथ तनाव चलता ही रहता है। दोनों के बीच में क्या चलता रहता है, तनाव चलता रहता है। ये तनाव किन किन बातों को लेकर के होता है ये हम पहले के अध्यायों में भी देख चुके हैं और आज इस लेक्चर पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से विषय होते हैं जब विधायिका, मतलब देश की संसद, और देश की जो न्यायपालिका उनके बीच में थोड़ा सा तनाव हो जाता है। दोनों में से कोई अपने आप को आगे दिखाना चाहता है कि नहीं देखिए न्यायपालिका ज्यादा सुप्रीम है, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं विधायिका दर्शाता है कि संसद जो है वो संसदीय व्यवस्थाओं में सबसे सुप्रीम है। आज हम इसी निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका और संसद में जो संविधान ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति का बंटवारा करा है, वो शक्ति का बंटवारा कहां तक दोनों ने सफल रूप से निभाया और कहां तक कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, वो हम लोगों को चर्चा करनी है। लास्ट के चैप्टर्स अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हो, पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, मौलिक अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, विधायिका, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न्यायपालिका। अगर आपने कोई भी पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स नहीं पढ़े, तो आप पूरे चैप्टर्स की पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, आप उन्हें पढ़िए। मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि आज हम लोग फिर से एक बार बात करेंगे संपत्ति के अधिकार की। हम बात करने वाले हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हुआ करता था, और उस पर मैंने विस्तार से और विस्तृत में चर्चा कर रखी। पूरा एक लेक्चर बनाया है 40 से 45 मिनट का। आपकी किताब में छोटा सा टॉपिक दिया हुआ था संपत्ति का अधिकार, मैंने उस पर विस्तार से और विस्तृत में चर्चा करी कि क्यों संपत्ति का अधिकार भारत में विवादास्पद रहा, क्यों नेहरू जी से ही 1951 से ही संपत्ति का अधिकार सबसे ज्यादा विवादास्पद अधिकारों में से एक रहा, और फिर क्यों उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटाकर करके नॉर्मल संवैधानिक अधिकारों में डाल दिया गया। वो पूरी कहानी, मतलब जीरो से लेकर करके बिल्कुल टॉप तक की जो कहानी है वो मैंने आप लोगों को बताई थी। अब वो कहानी वहां पे मैंने पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करी है क्योंकि वहां पे टॉपिक था पूरा संपत्ति का अधिकार। मैंने आपको यह भी बताया था कि इसका वर्णन हमारे संविधान में कहां कहां पे था। आर्टिकल 31 हमारा इसका वर्णन करता था। आर्टिकल 19 का खंड 6 या क्लोज जो 6 है उसमें इसका वर्णन हुआ करता था। तो संपत्ति के अधिकार पर हम लोग पूरा विस्तार से विस्तृत में चर्चा कर चुके हैं, परंतु बार बार में एक टॉपिक पर चर्चा करना कहीं ना कहीं लेक्चर्स की लेंथ बढ़ाना होता है, बाकी और कुछ भी नहीं होता। और मेरा यह मानना है कि अगर हम लोग एक बड़े सपने के लिए जी रहे हैं, अगर हम लोग सोच रहे हैं हम यूपीएससी में जाकर के कलेक्टर बनेंगे, हम आईपीएस बनेंगे, हम अधिकारी बाबू बनेंगे, तो बाबू आज ही ये बात सुन लो कि एक टॉपिक, एक लेक्चर पढ़ने से यूपीएससी क्रैक नहीं होता। यूपीएससी के लिए दिन रात एक करनी पड़ती है, और वो दिन रात एक करने का जो समय है ना, वो आज से शुरू हो जाता है, अभी से शुरू हो जाता है। अभी भी समय है, अगर अभी भी बहुत कुछ छोड़ दिया है तो अभी भी पकड़ लो, अभी भी कोर्स को कंप्लीट कर लो। 11th की 12th की जो एनसीईआरटीज है उनको मतलब पी जाओ, बिल्कुल जितना ज्यादा पी सकते हो उतना ज्यादा पी जाओ। जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है पानी खूब पिया करो, उसी प्रकार से मैं कहता हूं एनसीईआरटी को जितना पी सकते हो ना, चार्ट डालो एनसीईआरटी का, एक एक शब्द चार्ट डालो। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, चार्ट डालो एक एक शब्द एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का कोई भी ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जिसका अर्थ आपको ना आता हो। हर शब्द का अर्थ आपको विस्तार से और विस्तृत में आता हो, ऐसा मैं चाहता हूं, ठीक है। और उसी हिसाब से अपन लोग तैयारी कर रहे हैं। आप कहीं पे भी देखिए, अपन है ना संपत्ति का अधिकार जनरली भी मैं बता सकता हूं, पर मैं उसको विस्तार से विस्तृत में बताता हूं। क्यों बताता हूं? क्योंकि बच्चों की जो समझ है वो पूरी विकसित होनी चाहिए। तो आप उन लेक्चर्स को देखेंगे ना बेटा, तो आगे के चैप्टर्स आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएंगे, हेल्पफुल हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं।
न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई ही है, राजनीतिक व्यवहार बर्ताव से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है। देखो, न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दों को लेकर के तो सक्रियता दिखाई। सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, जो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात होती है, जहां जहां पर कहीं अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वहां पर क्या है, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म की बात आई है। और जुडिशियल एक्टिविज्म का जो सबसे बड़ा साधन है वो क्या है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या सोशल एक्शन लिटिगेशन। ठीक है, जनहित याचिका जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, वो जनहित याचिकाएं लगा कर करके लोगों ने अधिकारों की मांग करी है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूरी सुनवाई करी है। एक PI आने पर, एक जनहित याचिका पर आने पर सरकार ने पूरी सुनवाई करी है, कार्यपालिका से जवाब मांगा कि कार्यपालिका इन मुद्दों पर जवाब दे, कार्यपालिका सही से काम करे, कार्यपालिका को उनका काम याद दिलाया है, विधायिका को उनका काम याद दिलाया है। मतलब अधिकारों के मुद्दे में लेकर के न्यायपालिका सक्रिय रही है, एक्टिव रही है, नो डाउट, ये भी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब देखिए, न्यायपालिका की जो एक्टिवनेस है, जुडिशरी की जो एक्टिवनेस है, वो सिर्फ और सिर्फ राइट्स में ही काम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अधिकारों में ही काम नहीं है, वो इस चीज में भी काम आई है कि जब विधायिका और कार्यपालिका संविधान के जो प्रावधान है उनको ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब संविधान के प्रावधानों को मान नहीं रहे, वो लोग संविधान से ऊपर उठ करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तब न्यायपालिका उनको कहता नहीं नहीं रुको जरा रुको, अभी हम यही बैठे हैं और जब तक हम बैठे हैं तब तक संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। तो संविधान को ठेंगा दिखाने वाली जो प्रवृत्ति है उस पर भी क्या लगा दिया, अंकुश लगा दिया, कंट्रोल लगा दिया। अब ये अंकुश समय के साथ लगते गए, जैसा कि 1973 का केशवानंद भारती केस देखें। अगर भारत के संविधान को आप लोगों को समझना है तो सबसे पहले तो आपको जो मूल संविधान है उसको पढ़ना होगा, और फिर उसके बाद आपको 1950, 26 जनवरी 1950 से लेकर करके आज की तारीख तक जितने भी केसेस हमारे हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों को लेकर के हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे को लेकर के हुए हैं, उन केसेस को आपको पढ़ना होगा, तभी आप एक अच्छी समझ भारत के संविधान के लिए विकसित कर पाएंगे। और अगर आप भारत के संविधान को जानना चाहते हैं, मैं आपको इतने विश्वास के साथ कहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, दुनिया के किसी भी देश का संविधान उठा लीजिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक भारत का संविधान है। भारत का संविधान जाति, धर्म, लिंग, रंग इन सबसे ऊपर उठ करके है, परंतु हम लोग क्या है, हम छोटी दृष्टिकोण में रख करके उस संविधान को पढ़ते हैं, और जब हम छोटी दृष्टिकोण में रख करके किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें वो छोटा ही नजर आता है। परंतु आप इन सबसे ऊपर उठ करके देखिए, देश का संविधान सबसे बेहतरीन है, सभी के लिए है, और सभी को वो अवसर दे रहा है आगे बढ़ने का, और सभी को अवसर दे रहा है अपने अधिकारों को पाने का। तो उसी प्रकार से न्यायपालिका चाहती है कि संविधान ने सबको अधिकार पाने का अधिकार दिया है, तो वो अधिकार छूटने नहीं चाहिए, उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और उन अधिकारों को सक्रियता दिखाते हुए अधिकार लागू करवाती है। और साथ ही साथ में संविधान को ठेंगा दिखाने वाली जो प्रवृत्ति उन पर अंकुश लगाती है। अंकुश का मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोल कर दिया। इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे, उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया गया, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां। देखिए, अब कुछ मुद्दे स्टार्टिंग में न्यायिक पुनरावलोकन में नहीं थे। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू में, जुडिशियल रिव्यू, ये दोनों टॉपिक अपन लोग चर्चा कर चुके हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जब जुडिशरी एक्टिव होकर के काम करती है वो, और जुडिशियल जो रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग आता है। वैसे भारत के संविधान में कहीं पे भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का इस्तेमाल नहीं करा गया है, जुडिशियल रिव्यू शब्द का इस्तेमाल नहीं करा गया है, परंतु आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, संविधान के विपरीत हो, तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है। तो अवैध घोषित कब करेगी, जब उस चीज को वापस रिव्यू करेगी। तो इसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन इसको नाम दिया गया है। तो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में बात करता है। और जब हम बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की, जुडिशियल एक्टिविज्म संविधान में नहीं है, जुडिशियल एक्टिविज्म एक तरीके से एक पॉजिटिव वर्क है जो कि जुडिशरी ने अपनी तरफ से करा है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का जो आधार अगर कहीं ना कहीं मानते हैं, वो PIL को मानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को मानते हैं। भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक अगर किसी को कहा जाता है तो पुष्पा हिंगोरानी जी को कहा जाता है, जिन्होंने 1979 में बिहार में कैदी जो बंद थे जेलों में, उनके लिए आवाज उठाई थी। पहली जनहित याचिका उन्होंने देश में लगाई थी। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध तथा संतुलन के एक सुदृढ़ सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, सीमित बंटवारों का अर्थ देखिए यहां पर क्या है। हम लोग स्टार्टिंग से ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भैया 3 शासन के जो अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और देखिए एक बात और ध्यान से देखते जाइएगा, अपन लोगों ने, मैंने क्या बोला, शासन के 3 अंग है, विधायिका, फिर मैंने कहा कार्यपालिका,
और फिर मैंने क्या कहा, न्यायपालिका। न्यायपालिका, विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में क्या आएगी, संसद आएगी। अब इस संसद तो पूरे देश के लिए, अब संसद में ये देखिए शासन के जितने भी विभिन्न अंग हैं ये आ जाएंगे। और इसके बाद आता है बच्चों सरकार के विभिन्न स्तर। सरकार के विभिन्न स्तर में केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय स्वशासन की सरकार, जिसमें आप पार्षद और सरपंच सुनते हैं। एनसीईआरटी की इंपोर्टेंस बता दूं मैं आप लोगों को, देखो सारे बेसिक्स आपके क्लियर होते गए, आप न्यायपालिका तक क्लियर कर लेंगे, मतलब आपके शासन के जो तीनों अंग हैं वो क्लियर हो गए। सरकार के विभिन्न स्तर जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये अपना अगला जो चैप्टर है संघवाद, इस पर और भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपके क्लियर हो जाएंगे। 8वां जो चैप्टर है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, उसमें आपकी लोकल गवर्नमेंट की आप सरकारें चुनते हैं ना, जिसमें हम पंचायती राज की बात करते हैं, हम सरपंच की बात करते हैं, हम पार्षद चुन रहे हैं, हम महापौर चुन रहे हैं, हम प्रधान चुन रहे हैं, वो प्रधान भी आपको यही क्लियर हो जाएगा। मतलब इस किताब में फुल फ्लेश आपको पूरा भारत की पॉलिटिकल सिस्टम को समझ में आ जाएगा। तो अब ये शासन के जो 3 अंग बनाए गए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अब ये क्या है, अवरोध और तथा संतुलन के सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। एक जो बेहतरीन सिद्धांत है उस पर आधारित है। अवरोध और संतुलन का मतलब क्या होता है, देखिए अवरोध का मतलब होता है एक तरीके से रोक लगाना, ठीक है, तो इसको कहा जाता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम। क्या कहा जाता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम इंग्लिश में कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, विधायिका ने कोई भी काम करा, विधायिका का काम क्या है, कानून का निर्माण करना, कोई भी काम करा उसको कार्यपालिका चेक करता है। कार्यपालिका कौन है, राष्ट्रपति जी कार्यपालिका आ जाते हैं, वो उसको चेक करेगा। विधायिका कार्यपालिका द्वारा कोई भी कार्य करा गया है उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत न्यायपालिका रिव्यू करेगा। न्यायपालिका को रिव्यू करने की पूरी ताकत है, वो उसको रिव्यू करेगा, तो जुडिशियल रिव्यू के तहत न्यायपालिका रिव्यू कर लेगा। न्यायपालिका का भी मतलब जो चेकिंग होगी वो कहां पर होगी, विधायिका में होगी, क्योंकि न्यायपालिका में जो जजों की नियुक्ति हो रही है वो कार्यपालिका कर रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति जी कर रहे हो, राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद के उस पर कर रहे हैं, तो कार्यपालिका के अंदर है, पर उनको हटाने का जो प्रक्रिया है वो कहां पर आ जाएगी, विधायिका में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि तीनों के ऊपर एक चेक लगा हुआ है कि विधायिका जो भी काम करे उसको कार्यपालिका देखे, कार्यपालिका जो भी काम करे उसको न्यायपालिका देखे, और न्यायपालिका के काम का भी कहीं ना कहीं संसद रिव्यू कर सकती है। संसदीय देशों में, संसदीय व्यवस्था में संसद सर्वोपरि है, संसद सबसे ऊपर है। संसद क्योंकि वहां पे जनता के लोगों द्वारा निर्वाचित है, तो संसद का काफी पावरफुल है। तीनों के ऊपर कुछ ना कुछ चेक लगा हुआ है, और वो चेक लगाओ तो इससे इनके तीनों के बीच में जो पावर्स है ना वो बैलेंस है, बराबर उनके बीच में क्या है, पावर्स है। ये एक सुंदर सिद्धांत भारतीय संविधान में हमें देखने को मिलता है। सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र होता है। सरकार के जो प्रत्येक अंग है, ठीक है, कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र होता है। विधायिका का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है कि आपको ये काम करना है, कार्यपालिका का ये स्पष्ट है आपको ये काम करना है, न्यायपालिका का ये स्पष्ट है आपको ये काम करना है। तीनों के जो कार्य क्षेत्र हैं वो क्या है, बराबर बता रखे। ये बिल्कुल आप एक ऐसा मान सकते हैं कि ये तीनों कोई बहन भाई है, ठीक है, तीनों बहन भाई हैं, ठीक है, और जो संविधान है वो हमारे माता पिता की तरह हो गया। तो जब माता पिता क्या है, घर में बता देते बेटा तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा। जैसे जब हम लोग स्कूल जाया करते थे और संडे की छुट्टी हुआ करती थी, तो संडे को काम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था। सुबह पहले उठते थे, पापा मम्मी बताते थे मनीष आज तू ये कर लेना, बड़े वाले भैया तू ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। फिर हम लोग ऐसे मेजरली जो काम है वो डिवाइड हो जाता था, फिर वो काम कर लेते थे, फिर हम हमारा संडे को बढ़िया सोते थे, ठीक है। तो काम को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। वो डिस्ट्रीब्यूट करने के पीछे कारण क्या था कि लड़ाई ना हो, वो लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, पापा मम्मी ने बोल दिया तो हाँ करना है, नो डाउट, ठीक है ना। उसी प्रकार से संविधान ने तीनों का, विधायिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया, स्पष्ट रूप से बता दिया कि विधायिका को ये करना है, कार्यपालिका को ये करना है, न्यायपालिका को ये करना है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं विधायिका में कौन आ जाता है, संसद आ जाती है। संसद, फिर कार्यपालिका और फिर हमारी न्यायपालिका। अब संसद के क्या क्या काम है, संसद के 2 कामों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला कानून बनाना। संसद पहला जो काम करती है वो करती है कानून बनाना। कानून बना भी सकती है, पुराने कानूनों को हटा भी सकती है, पुराने कानूनों में बदलाव भी कर सकती है और नया कानून बना भी सकती है। कानून का जितना भी फॉर्मेशन होगा वो संसद करेगी। मैं यहाँ पे संसद का नाम ले रहा हूँ, सरकार का नहीं। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी तीनों आते हैं, तो वो तीनों मिलकर के ही क्या करते हैं, कानून निर्माण का कार्य करते हैं। दूसरा, संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च संस्था है। संविधान का संशोधन का मतलब होता है बदलाव करना। संविधान में जो भी कुछ बदलाव करे जाएंगे वो अकेली कार्यपालिका नहीं कर सकती, वो न्यायपालिका नहीं कर सकती। संविधान में अगर कहीं पर भी कोई बदलाव करना है, संविधान में अगर कहीं एक्स लिखा हुआ है उसको एक्स को हटा करके वाई करना है, तो वो काम भी कौन करेगी, संसद ही करेगी, वो कार्यपालिका या न्यायपालिका नहीं कर सकती। मतलब देश में
कानून के निर्माण का और संविधान में बदलाव की सारी जो शक्ति है, सारी की सारी जो ताकत है, वो किसके पास है? संसद के पास है। कार्यपालिका के पास क्या काम है? जो यहां पर बन चुका है, जो कानून बन चुका है, जो संविधान में बदलाव हो चुका है, उसको लागू करने की जो काम दिया गया है वो किसको दिया है? कार्यपालिका को दिया है। कार्यपालिका कार्य का पालन करने वाली संस्था, कार्य का पालन करवाने वाली संस्था कह सकते हैं आप। कार्य का पालन करवाने वाली संस्था वो क्या कहलाएगी? कार्यपालिका कहलाएगी। फिर हम बात करते हैं न्यायपालिका का क्या काम है। तो न्यायपालिका में सबसे पहला विवादों को सुलझाना। विवादों को सुलझाना, कौन से विवादों को? दो व्यक्ति के बीच में कोई विवाद है उसको सुलझाइए, सरकार के बीच में विवाद है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में विवाद है उसको सुलझाइए, दो राज्य सरकारों के बीच में विवाद है उसको सुलझाइए। कैसा भी कोई भी विवाद हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, आपको उसको सुलझाने का काम किसको दिया गया है? न्यायपालिका को दिया गया। फिर कानून और संविधान के अनुकूल है या नहीं है। जो कानून है ना, कोई भी कानून जो विधायिका ने बनाया है, कार्यपालिका ने लागू करा है, वो कानून संविधान के अनुकूल मतलब संविधान के अनुसार है या नहीं है। क्योंकि संविधान के अगर अनुसार नहीं हुआ, संविधान के विपरीत हुआ, मौलिक अधिकारों के विपरीत हुआ, तो अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 क्या कहता है कि आपके पास जुडिशियल रिव्यू की ताकत है और आप उस कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं जो संविधान के विपरीत हो। मतलब कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं है, यह डिसाइड करना भी किसका काम है? न्यायपालिका का काम है। इन्होंने कानून बनवा दिया, इन्होंने लागू करा, उन्होंने चेक करा, है ना। अब चेक करा, मान लो न्यायपालिका बोल दे नहीं ये कानून तो गलत है या इसमें ऐसे सुधार होने चाहिए, कानून को रद्द कर दिया, तो हो सकता है कि वापस संसद कोई कानून बनाए, संसद फिर से कोई कानून बनाए, उसमें थोड़ा बहुत सुधार करवा करके फिर कार्यपालिका लागू कर दे, फिर हो सकता है न्यायपालिका उसको एक्सेप्ट कर ले, फिर मान जाए कि हाँ बोले चलो चलो अब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, न्यायपालिका अपने फैसलों को चेंज कर सकती है। न्यायपालिका ऐसा नहीं है कि आज जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। न्यायपालिका अगर किसी केस में ये कह रहा है कि एक्स ही सही है और वाई गलत है, तो वो आगे आने वाले समय में कह सकता है कि एक्स गलत था, वाई सही था, जो भी वोटर मतलब चेंज कर सकती है, अपने फैसलों को चेंज कर सकती है। जैसा कि हम लोगों ने जजिस केस में देखा था, फर्स्ट जज केस में कहा कि परामर्श सहमति नहीं हो सकती, 1981 के केस में कहा, पर 1993 में आकर के जब 12 साल बाद वापस वो केस घूम फिर करके आता है, तो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि परामर्श ही सहमति होगी। राष्ट्रपति अगर परामर्श लेते हैं तो उसको न्यायपालिका की सहमति माननी पड़ेगी, मतलब वो राष्ट्रपति जी बाध्य हो जाएंगे। वहां से कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई। 1998 में जब तीसरा जजिस केस आता है और राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी सवाल करते हैं, उसको तीसरा जजिस केस कहा गया, फिर सरकार ने न्यायपालिका ने कहा कि हाँ सर हम कॉलेजियम सिस्टम में थोड़ा बदलाव कर देते हैं, उन्होंने बदलाव कर दिया। तो मतलब रिजिडिटी नहीं है, कठोरता नहीं है, जहां फैसलों को लगता है कि वापस सुधार होना चाहिए वो फैसलों में सुधार कर सकते हैं। तीनों का काम जो है वो बिल्कुल बराबर हो गया, ठीक है, विधायिका का भी, कार्यपालिका का भी और न्यायपालिका का, तीनों का काम बिल्कुल बराबर। आप एक चीज और नोट करिएगा, अपन बिल्कुल देखिए ऐसा फ्लो चार्ट बना करके पढ़ रहे हैं। अब आपकी किताब में ये एक बहुत लंबा चौड़ा पॉइंट लिखा हुआ था, न्यायपालिका का मुख्य काम है विवादों को सुलझाना, ठीक है ना। अब विवादों को सुलझाना यहाँ पर अपने शॉर्ट में कर दिया। ये इस प्रकार से जो भी आप पढ़ रहे हो ना, आपके 11th में तो काम आएगा ही आएगा, और इस प्रकार से जब आप 12th में बोर्ड लिखोगे ना, 12th में बोर्ड में कॉपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग वहां पर एग्जाम देने जाते हैं, कॉपीज जाती है, चेक होने के लिए कॉपी जाती है, हम लोग नहीं जाते। तो 12th बोर्ड में कॉपीज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, आप किस प्रकार से उनको प्रेजेंट करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से अगर फ्लो चार्ट्स आप बनाएंगे तो बेहतर है। सोशल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसे हम लोग ह्यूमैनिटीज के, आर्ट्स के सब्जेक्ट कहते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या इको हो, अगर उनमें आप पूरी यूं खता की खता लिख करके आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलते। जरूरी है फ्लो चार्ट्स को, और मैं अपने जीवन में ऐसा मानता हूं, फ्लो चार्ट्स लाइफ लाइन है सोशल साइंस की। अगर ये फ्लो चार्ट्स नहीं हो तो सोशल साइंस बिल्कुल डेड हो जाएगी। ये फ्लो चार्ट्स, ये पाई चार्ट, ये बिल्कुल क्या है, लाइफ लाइन है सोशल साइंस की। अगर आप भी सोशल साइंस में, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इन फ्लो चार्ट्स का यूज करना अभी से सीख लीजिए। और ये फ्लो चार्ट्स आपको तब तक काम देंगे जब तक आप यूपीएससी क्रैक करेंगे। यूपीएससी में आपके पास वर्ड्स लिमिट होती है कि भाई इतने 100 वर्ड्स में ही लिखना है। 100 मतलब 100, अपनी स्कूलों की तरह नहीं 150 भी लिख दिया तो ठीक है, कॉपी चेक हो जाएगी। कॉलेज की तरह नहीं कॉपी भरना, नहीं, वहां पेज में जगह आएगी, 20 लाइनें छोड़ करके देंगे, हाँ भैया 20 लाइनों इसमें लिख दो, लिखना जितना। अब वहां पर आप फ्लो चार्ट से कम शब्दों में बेहतर से बेहतर समझाना ही यूपीएससी का मुख्य एग्जाम है, मुख्य चैलेंज होता है। चलिए, इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। तो जैसे अब हमने घर में काम बांट दिया, पापा मैंने ये कर लेना, ये कर लेना, फिर भी छोटा मोटा तो नोकझोंक चलता ही रहता है। नहीं, पहले झाड़ू मुझे दे, मुझे नीचे की झाड़ू लगानी है, नहीं, पहले मुझे ऊपर का दे, फिर ठीक है, नहीं, पहले मुझे ये सामान दो, पहले मैं कर ले, तो छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। उसी प्रकार से भारत के संविधान ने
तीनों का जो कार्य विभाजन है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया कि संसद ये करेगी, कार्यपालिका ये करेगा, न्यायपालिका ये करेगा। परंतु उसके बावजूद भी संसद और न्यायपालिका के बीच में भी थोड़ा बहुत तनाव चलता रहता है। कार्यपालिका मतलब सरकार और न्यायपालिका के बीच में भी तनाव चलता रहता है। तो ये टकराव जो है ये भारतीय राजनीति की विशेषता है। और देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति थे हेगल, ठीक है, कार्ल मार्क्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स समाजवाद की वो फाउंडर है, तो हेगल से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हेगल एक बात कहा करते थे कि पहले एक आइडिया आता है, ए आइडिया, ठीक है, फिर एक आता है बी आइडिया, और इन दोनों से फिर एक कंक्लूजन निकल के एक आइडिया आता है, उसको हम लोग कहते हैं सी आइडिया। इसको कहा जाता है थीसिस, इसको कहा जाता है एंटीथेसिस, और इसको कहा जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है निचोड़ निकाल करके पूरा आप निकाल लें। ये मैं हेगल की बात यहां पर क्यों कर रहा हूं, मैं यहां पर इसलिए कर रहा हूं, कार्यपालिका न्यायपालिका संसद के बीच में जब थोड़ा बहुत तनाव होता है, संसद के कुछ विचार अपने होते हैं, न्यायपालिका के अपने विचार होते हैं, कार्यपालिका के अपने विचार होते हैं, तीनों के इन विचारों से कुछ नई चीजें हमें देखने को मिलती है। आप 1973 में केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का हुआ, केशवानंद भारती केस जब हुआ, उस केस से उस समय कार्यपालिका और न्यायपालिका का बिल्कुल यूं था, तनातनी थी। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं दोनों तरफ रस्सी खींची जा रही है, उसी समय बस वही स्थिति थी। तो अब वहां से एक नया आइडिया आया मूल ढांचे का, बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में तनातनी थी। केशवानंद भारती केस आता है और उस केशवानंद भारती केस से मूल ढांचे की जो विचारधारा आई वो विचारधारा आती है, और उस विचारधारा में यह कहा गया कि संसद, विधायिका, कार्यपालिका भारत के संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। मतलब छोटे मोटे जो इस प्रकार की जो बातचीतें चलती हैं उससे कहीं ना कहीं बेटर कंक्लूजन्स निकलने की उम्मीद हम लोगों को रहती है। और मैं मानता हूं, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ की आबादी है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में छोटा मोटा जो तनाव है वो थोड़ा सा चलता रहता है। इसमें किताब ने खुद ने क्या लिखा है, भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। विशेषता बता रहा है, फीचर रहा है, इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसका फीचर रहा है। परंतु कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं है कि नहीं बिल्कुल ही दोनों एक दूसरे की बात ही नहीं मान रहे, ठीक है, सब अपने हिसाब से चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो संविधान ने जो कार्य विभाजन करा उसको मान भी रहे, परंतु छोटी मोटी जो नोक-झोंक है वो चलती रही है। और ये चीज मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मुख्यतः ये जो चीजें होने को आई थी ये जनरली आप देखेंगे 1979 के दौर के बाद आपको देखने को मिलेगी। 1970 से लेकर 75 के दौर तक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 1970 से 75 तक का जो दौर रहता है ना, एक तो इसमें आपातकाल का दौर है, इमरजेंसी लगाई गई, एक इंदिरा गांधी जी की सरकार, फिर बीच में बांग्लादेश के आज़ादी के लिए हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई, खाद्य संकट, गरीबों की समस्या, ठीक है, इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव है उसको अवैध घोषित करना, ऐसी प्रक्रिया चलती रही जहां पर। और फिर 1979 के बाद क्या हुआ कि विधायक और कार्यपालिका कमजोर हो गई। कमजोर क्यों हो गई? क्योंकि वहां पर गठबंधन की सरकार बन गई। तो ये मान लीजिए गाड़ी पर 3 लोग बैठे हैं, 1, 2 और 3, ये लेजिस्लेचर, ये एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशरी। अब जुडिशरी कहता है बोले नहीं तुम दोनों तो संभाल नहीं पा रहे देश को, मुझे आगे आने दो, मैं जुडिशरी आगे आऊंगा, ठीक है। फिर कार्यपालिका कहता नहीं आप आगे कैसे चलेंगे, मुझे आगे जाने दो। फिर लेजिस्लेचर कहता नहीं तुम दोनों कैसे जा रहे हो, मुझे जाने दो। ये थोड़ा छोटा मोटा जो तनाव है वो तनाव चलता रहता है। संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। ये बात हम लोगों ने जानी थी भैया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1951 में पहला संविधान में संशोधन कर दिया गया, पहला बदलाव भारत के संविधान में कर दिया गया। भारत के संविधान में जो पहला बदलाव करा गया वो इसलिए करा गया था क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है उसमें यह कहा गया था कि सरकार किसी की भी संपत्ति को जोर जबरदस्ती या अवैध तरीके से सरकार नहीं ले सकती। जब सरकार ये चाहती थी कि हम लोग जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करें, जमींदारी व्यवस्था का मतलब ये था कि जो अंग्रेजों के समय जिन लोगों ने बड़ी बड़ी जमीनें ले ली किसानों से, वो जमींदारी व्यवस्था को वापस खत्म करा जाए और वो जमीनें उन गरीब किसानों में बांटी जाए। परंतु जब जमींदारी व्यवस्था के लिए कानून बनने लगा तो सारे के सारे जमींदार उठ करके आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट को बोला कि हमारा आर्टिकल जो 31 है संपत्ति का अधिकार, उसका उल्लंघन हो रहा है मालिक, गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया भैया सरकार को, बोले क्या बात है, उल्लंघन कर रहे हो तुम लोग आर्टिकल 31 का। नेहरू जी ने सोचा बात तो सही है यार, ये तो उल्लंघन ही है। तो बोले फिर क्या करा जाए, तो बोले संविधान में बदलाव करा जाए। संविधान में बदलाव करा गया और उस पर कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए जिससे कि संपत्ति के अधिकार में आप जमींदारों से संपत्ति ले सको।
ये चीजें हम लोग चर्चा पहले के चैप्टर में मौलिक अधिकार वालों में कर चुके हैं। मैं ज्यादा चर्चा को लंबी नहीं खींचूंगा, बार बार लंबी नहीं खींचनी चाहिए चर्चा, ठीक है ना। और मेरा थोड़ा सा उद्देश्य इन फ्यूचर ऐसा है कि एक बार अपन लोग ये कोर्स कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद जो मेजर केसेस इंडियन पॉलिटी में रहे हैं, जैसे कि केशवानंद भारती का केस अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और संविधान के जो एक एक टॉपिक्स हैं, जैसे कि राज्यपाल कौन है, उसकी शक्तियां क्या हैं, उसकी पावर्स क्या हैं, वो सारी हम लोग जानेंगे किसी दिन एक लेक्चर में। एक लेक्चर कभी अपन लोग आपातकाल पे बनाएंगे, इमरजेंसी पे बनाएंगे, कभी कोई लेक्चर जैसे मान लीजिए कि कौन से देश के साथ हमारे कितने बेहतर रिलेशंस है, कितने नहीं है, उन चीज़ों पे विस्तार से धीरे धीरे हम लोग कदम से कदम बढ़ा करके चलते जाएंगे। और जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य जो है वो यही है कि आपको यूपीएससी तक पहुंचाना है, यूपीएससी का दरवाजा खटखटाना है, इंटरव्यू में बैठना है, और एक दिन आप यूपीएससी से पास आउट होकर के देश के किसी कोने में बैठ करके आप कलेक्टर बनो, कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहिबा आपको लोग कहें, ठीक है। और उस दिन हम लोग कह सके कि हाँ, मेरा विद्यार्थी, मेरा स्टूडेंट, मेरे छात्र, मेरा छात्रा वहाँ आज कलेक्टर है। हम गर्व के साथ गौरवान्वित होकर के ये बात कह सके, ये सपना है मेरा, ठीक है। तो इस संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने को लेकर के विवाद हो चुका है। संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी, जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। ये बात मैंने आपको बताई। भूमि सुधार जो कानून है, भूमि सुधार कानूनों में क्या आता है, जैसे कि जमींदारी व्यवस्था का खत्म करना, ठीक है, जो खेत अलग अलग खेत है उनको एक साथ जोड़ना, ठीक है, भूमि सीमा कानून लगाना कि एक व्यक्ति इससे ज्यादा भूमि नहीं रख पाएगा, जमीन नहीं रख पाएगा। तो संपत्ति पे कुछ प्रतिबंध, कुछ रोक संसद लगाना चाहती थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। तो न्यायालय ने, कोर्ट ने कह दिया कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं करेगी, मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती, तो आप ऐसा मत करिए। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो संसद ने संविधान को संशोधित करने की कोशिश करी, परंतु न्यायालय कहता है कि मौलिक अधिकारों में आप संशोधन के द्वारा बदलाव नहीं कर सकते, परंतु वो थोड़े बहुत बदलाव जो है वो करे ही गए। ये भारत की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र में निम्नलिखित मुद्दे, जो मेन इंपोर्टेंट जो मुद्दे रहे, जो सेंटर में रहे, सेंटर इन द सेंस बिल्कुल जो हाईलाइट में रहे, वो मुद्दे कौन कौन से, आइए जानते हैं। पहला, निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है, ठीक है। निजी संपत्ति जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके अधिकार का दायरा क्या है, कितनी प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति रख सकता है, बताइए। मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है, मतलब संसद की फिर पावर क्या। मुझे आप एक न्यायपालिका से वो पूछ रहे हैं सरकार कि वो कहां तक सीमित कर सकता है, मौलिक अधिकारों को कहां तक सीमित कर सकता है, कहां तक प्रतिबंधित कर सकता है, रोक लगा सकता है, नहीं बस, या कहां तक समाप्त करने का दायरा, उनका जो लिमिट है वो कहां तक है। संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है, संसद कौन कौन से विषयों पर संविधान संशोधन कर सकता है वो बता दीजिए। क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सके। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है वो हमारे पार्ट 4 में है, ठीक है, जो कि भारत के संविधान ने कहा है कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ निर्देश है, डायरेक्शन दिए गए हैं, अगर सरकारें करती है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं करती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर डीपीएसपी लागू कराने के लिए जनता कोर्ट नहीं जा सकती, पर मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए जनता कोर्ट जा सकती है। तो संसद ने यह पूछा कि डीपीएसपी सरकार ने कह रखा कल्याणकारी योजना है, संविधान ने कह रखा है कि कल्याणकारी योजना है, इनको लागू करा जाए। तो इन डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए क्या मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। अब जैसे कि डीपीएसपी में ये कहता है कि समाज में समानता आनी चाहिए, ठीक है, उसी समानता के लिए भूमि सुधार कानून लेकर के आ रहे, पर भूमि सुधार कानून जो है आर्टिकल 31 के तहत रोक ला रहा है, तो क्या हम इसमें परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार के विवाद शुरुआत से ही न्यायपालिका और संसद के बीच में देखने को मिले। और इनमें से देखिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये मुख्यतः जो 3 पॉइंट है वो तो इंदिरा गांधी जी के समय है। इंदिरा गांधी जी का वो दौर रहा है जब न्यायपालिका की और कार्यपालिका की बिल्कुल भी नहीं बनी, ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका की बिल्कुल भी नहीं बनी, दोनों में बिल्कुल तनातनी चलती रही। इंदिरा गांधी जी कहती नहीं मैं सुप्रीम हूं, न्यायपालिका कहता है मैं सुप्रीम हूं। ये चीज हमने कॉलेजियम सिस्टम वाले में भी देखा था कि जो नेहरू जी के द्वारा जो व्यवस्था, एक परंपरा स्थापित करी गई थी कि वरिष्ठतम जज को हम लोग क्या बना देंगे, मुख्य न्यायाधीश बना देंगे, वो परंपरा को इंदिरा गांधी जी ने 2 बार ब्रेक भी करा था, तोड़ा भी था। 1967 से 73 के बीच ये विवाद काफी गहरा हो गया। तो 1967 से 73 का दौर, 67 में पहली बार इंदिरा गांधी जी बहुमत के साथ सरकार में आती है। वैसे तो वो 66 में बन जाएगी, परंतु 66 में तो लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ के बाद बनती है, तो 1 साल तक रहती है, परंतु 67 में वो पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत करके आ जाएगी। और 73 उसके बाद 71 का जो चुनाव है वो भी जीत जाती है।
और 71 में पाकिस्तान को हरा देती हैं, तो और भी पॉपुलैरिटी इंदिरा गांधी जी की बढ़ जाती है। तो 67 से 73 वाला वो दौर है जब विवाद काफी गहरा हो गया, ज्यादा विवाद हमें देखने को मिला। भूमि सुधार कानूनों के अतिरिक्त निवारक नजरबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम और अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून आदि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद हुए। देखिए, भूमि सुधार कानूनों को तो हुआ ही है, उसके अलावा निवारक नजरबंदी कानून। निवारक नजरबंदी कानून का मतलब क्या है कि 2 प्रकार की आपको क्या है सजा पुलिस पकड़ सकती। एक होता है निवारक नजरबंदी, निवारक, और यह सब निरोधात्मक भी बोलते हैं, और एक होती है दंडात्मक। दंडात्मक दंडात्मक का मतलब यह है कि आपने गलती करी, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ठीक है। और निवारक में क्या है, निवारक या निरोधात्मक में बोला गया है, इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर उठा रहे हैं कि भाई आप कुछ गलत कर सकते हो, अभी करा भी नहीं है और कोई ऐसी घटना हुई भी नहीं है जिसमें आप इन्वॉल्वमेंट हो, बस शक है, आप कर सकते हो, ठीक है। ये अपन लोग मौलिक अधिकारों में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। जो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से 22 का बीच, उसमें हम लोग इस पर पूरी चर्चा कर चुके हैं, 20 और 22 का जो आर्टिकल है उस पर, ठीक है। तो निवारक, उस पर भी मुद्दा उठा के निवारक नजरबंदी कानून सही है या गलत है, कब तक सरकार किसी को निवारक नजरबंदी में रख सकती है, किसको नहीं रख सकती, इन मुद्दों को लेकर के। नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, आरक्षण, ठीक है, रिजर्वेशन की जो बात है वो अपन लोगों ने आर्टिकल 16 में जब पढ़ा था, ठीक है, मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में। तो आज का ही आप देख लो पूरा मौलिक अधिकार वालों का, जिसने मौलिक अधिकार का चैप्टर पढ़ लिया उसको ये आज का लेक्चर देखने में कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो आरक्षण संबंधी कानूनों को लेकर के भाई कहां तक कितनी लिमिट में सरकार आरक्षण दे सकती है, कितना रिजर्वेशन SC ST बैकवर्ड कास्ट के लोगों को दे सकती है, ठीक है, इस प्रकार के जो है मुद्दे वो उठते रहे। निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम, निजी संपत्ति किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसको अधिग्रहण करना, उसको सरकार अपने अंडर में लेने के लिए क्या क्या नियम बना सकती है, और अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी, ठीक है। और अगर हमने किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब सरकार ने ली है तो उसको कितना मुआवजा सरकार दे, क्या नहीं है, इन चीजों को लेकर के विवाद चलता रहा है। कहीं पर सरकार ये कहती है नहीं नहीं हम इतना मुआवजा देंगे, न्यायपालिका कहता नहीं नहीं इससे ज्यादा होना चाहिए, ये डिसाइड कार्यपालिका ना करे, विधायिका करे, ऐसे विवाद चलते रहते हैं। इन सभी पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। अब 1973 में एक सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, और सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देता है वो किसी केस पर देता है। तो वो केस था भैया 24 अप्रैल 1973 का रिजल्टिंग डे, और रिजल्टिंग डे था भैया केबीसी का। केबीसी कौन बनेगा, करोड़पति नहीं है, कौन सा है, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस से कहीं ना कहीं काफी हद तक भारत के संविधान की व्याख्या कर दी जाती है, जिसमें संसद और न्यायपालिका के जो संबंध के नियम है कि संसद और न्यायपालिका का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसके जो नियमन है वो उनको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया। ये कौन सा मुकदमा था, केशवानंद भारती केस, केबीसी, ठीक है। इसमें निर्णय क्या दिया गया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो संविधान का एक मूल ढांचा है, मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, और इस बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा जो दी है ना वो भारत की न्यायपालिका ने दी है। अभी तक दुनिया के कहीं पर भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं, सबसे पहले भारत ने ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी, ठीक है। भारत की न्यायपालिका ने कहा संविधान के कुछ ऐसी चीजें जो मूल ढांचा है, बेसिक है, आधार है, आप उनको नहीं हटा सकते। संसद हो या देश की कोई भी संस्था हो वो उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अब जब पूछा गया मूल ढांचा है क्या, एक्सप्लेन तो करिए मूल ढांचे को, तो मूल ढांचे को एक्सप्लेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ऐसी कोई भी संविधान का ऐसा नियम जो कि कहीं ना कहीं जो संविधान के मुख्य उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों के लिए बिल्कुल आधार दे रहा है, जो बिल्कुल बेसिक है, जो बहुत ज्यादा ही जरूरी है लोगों के लिए। जैसे कि मैं बात करता हूं आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, तो जो बेसिक है वो मूल ढांचे में आता है। तो फिर सरकार ने पूछा ऐसा कौन कौन से नियम है संविधान के जो मूल ढांचा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो हमारे पास है व्याख्या करने का अधिकार, हमारे पास क्या है, व्याख्या करने का अधिकार है, इंटरप्रिटेशन का हमारे पास अधिकार है। संविधान को हम समय समय पर इंटरप्रेट करेंगे, बताएंगे। और इंटरप्रिटेशन कब करते हैं, जब कोई केस हमारे सामने आता है फिर हमें पता चलता है अच्छा ठीक है, ठीक, संविधान में ये बात लिखी है, इसका अर्थ ही है। तो इस इंटरप्रिटेशन के कारण, इस व्याख्या का होने के अधिकार का कारण हमारे पास ये अधिकार है कि मूल ढांचा हम समय समय पर बताएंगे, ये चीज मूल ढांचा है, ये चीज मूल ढांचा नहीं है, ये चीज बेसिक है, ये चीज बेसिक है नहीं है, ये समय समय पर बताएंगे। ये बिल्कुल एक वैसा ही है जैसे आप मुझसे पूछो सर इंपोर्टेंट बता दो,
मैंने बोला बता दूंगा, बोला सर कब बताओगे, मैंने बोला मैं बता दूंगा, बस ये मेरा काम है, कब बताना मैं बता दूंगा। इंपोर्टेंट क्या है, इस चैप्टर में से ये पढ़ लो, इस चैप्टर में से ये पढ़ लो, ये मेरा काम है, मैं बता दूंगा। तो संविधान के बारे में यही बात सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मूल ढांचा क्या है वो समय समय पर हम लोग बताते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट बताता रहेगा, और उस मूल ढांचे के साथ चाहे संसद हो चाहे कोई भी संस्था हो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। संशोधन द्वारा भी नहीं बदला जा सकता। तो ऐसा जो मूल ढांचा है उसको संशोधन के द्वारा भी नहीं बदला जा सकता, आप उसमें अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते, उसको चेंज भी नहीं कर सकते। न्यायालय ने 2 और काम किए, जो ये निर्णय दिया 1973 का केशवानंद भारती केस, उस केशवानंद भारती केस से 2 निर्णय और दिए। पहला, संपत्ति के अधिकार के बारे में। संपत्ति के अधिकार के बारे में ये कहा कि ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, बेसिक नहीं है। संपत्ति में सरकार अगर कोई बदलाव करना चाहती है तो कर सकती है, क्योंकि संपत्ति अपनी इनकम के हिसाब से कमाना चाहते हैं और समाज में समानता स्थापित करने के लिए सरकार कुछ भी एक्शन लेना चाहती है, ले सकती है, वो मूल ढांचा नहीं, उसमें कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा भेदभाव हो जाएगा। समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो समुचित मतलब जो सही उचित प्रतिबंध हो, जो सही रेस्ट्रिक्शंस हो, वो रोक लगाई जा सकती है, उसमें नो डाउट, उसमें न्यायपालिका बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेगा। मतलब जो एक सबसे बड़ा विवादास्पद मुद्दा था, उस मुद्दे को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। न्यायपालिका ने कह दिया आप संपत्ति के अधिकार की तरफ से हमारी तरफ फ्री हो, आप उनमें कोई प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, कोई रोक लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार नहीं है, आप उसमें सॉरी मौलिक अधिकार तो है परंतु मूल ढांचा नहीं है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, संशोधन भी कर सकते हो। इसीलिए 1978-79 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उस संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 19(6) क्लोज 6 में से और आर्टिकल 31 में से निकाल करके कहां पे डाल देती है, आर्टिकल 300A में डाल देती है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, बदल दिया, ठीक है, संवैधानिक अधिकार दे दिया परंतु अब मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरा बात कही गई निर्णय करने का अधिकार। कौन सा निर्णय करने का, निर्णय करने का अधिकार, कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है, यह निर्णय करने का अधिकार किसके पास है, हमारे पास, यह सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो कार्यपालिका ने पूछा सर आपके पास ही क्यों, हमारे पास क्यों नहीं तो न्यायपालिका कहता है भैया संविधान का व्याख्याकार कौन है, बोले मालिक आप हो, तो बोले बस तो जाओ सरकार चलाओ, ये संविधान को हम व्याख्या करेंगे और हम समझा देंगे जब आपको जरूरत होगी। तो ये मत पूछो कि आप क्यों, हम हैं क्योंकि संविधान ने हमें व्याख्याकार घोषित करा है। संविधान की व्याख्या करने की सबसे सर्वोच्च शक्ति आपको यहां पे देखने को मिल सकती है। नोट, इस निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति ही बदल दी। तो मतलब अब आप कह सकते हैं काफी कम विवाद अब देखने को मिलेंगे। फिर भी इन दोनों के बीच विवाद के कुछ बिंदु बचे हुए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पूरे विवाद ही खत्म हो गए। जैसे क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्यवाही का नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित कर सकती है। तो क्या जो न्यायपालिका है विधायिका की जो कार्यवाही, जो विधायिका कामकाज कर रहा है उसका नियमन, उसको रेगुलेट कर सकती है और उसमें हस्तक्षेप करके उसको कंट्रोल कर सकती है क्या। संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। संसदीय व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम में संसद को अपना संचालन खुद करना, मतलब संसद कैसे चलेगी कैसे नहीं, ये पूरा उनके पास, संसद के पास खुद के पास पावर है, ठीक है। और अपने सदस्यों का व्यवहार, उनका सदस्यों का कैसा व्यवहार होगा उसको नियंत्रित करने का भी जो अधिकार है वो संसद के पास है। संसदीय व्यवस्थाओं में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्यों को दंडित करने का भी अधिकार है। अब देखिए संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन, विशेषाधिकारों में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी पार्लियामेंट में जो भी सांसद है वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी बात को उजागर करने के लिए बस सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। तो विशेषाधिकार है उनका, उन पर किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं होगा। तो अगर कोई विशेषाधिकार का हनन का दोषी पाया जाएगा तो सदस्य उसको दंडित करेंगे, लोकसभा राज्यसभा दंड करेंगे। जो व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकार का हनन का दोषी हो, क्या वह न्यायपालिका की शरण ले सकता है। फिर से क्वेश्चन आ गया कि अब जो व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकार का हनन करता हो, ठीक है, हनन का दोषी मतलब उस पर आरोप लगा दिया गया आपने विशेषाधिकार का हनन करा, आपने विशेषाधिकार को फॉलो नहीं करा, तो क्या वो न्यायपालिका की शरण ले सकता है क्या। सदन के किसी भी सदस्य के विरुद्ध स्वयं सदन द्वारा यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो क्या वह सदस्य न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। कोई भी अनुशासनात्मक, कोई भी मतलब ऐसी कार्रवाई करी जाती है, ठीक है, चाहे अनुशासनात्मक कार्यवाही में मतलब है उस पर कोई भी किसी प्रकार का कुछ रोक लगाई गई हो, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हो, ऐसा कुछ भी हो, तो क्या वो कोर्ट की शरण जा सकता है क्या, कोर्ट से सुरक्षा ले सकता है क्या। मतलब यहाँ पर ओवरऑल बात यह है कि क्या जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो भी खिचड़ी पकड़ी है, ठीक है, जो भी कुछ चल रहा है सिर्फ मेंबर्स को लेकर के,
जो मेंबर्स को लेकर के, तो क्या कोई मेंबर उस मामले में कोर्ट में जा सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? क्या सवाल सिर्फ इतना सा है। ये मुद्दे अभी भी सुलझ नहीं पाए और दोनों के बीच विवाद का विषय बना रहता है। तो ये मुद्दे अभी तक भी नहीं सुलझ पाए, ये चलते रहते हैं और दोनों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। इसी प्रकार संविधान ये व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। तो न्यायाधीशों के आचरण पर, ठीक है, उनका बिहेवियर कैसा, उस पर आप संसद में चर्चा नहीं करोगे। लेकिन अनेक अवसरों पर संसद और राज्यों की विधानसभाओं ने न्यायपालिका के आचरण पर अंगुली उठाई है, ठीक है, मतलब आरोप लगाया कि जो न्यायपालिका है वो सही से काम नहीं कर रही है। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अवमानना, अगर आप न्यायपालिका की अवमानना करते हैं तो उसमें भी न्यायपालिका के पास ही ताकत है कि वो दंडित कर सकता है, ठीक है। फिर भी राज्यों की विधानसभाओं में और देश की विधायिका में बहुत सी बार न्यायपालिका के आचरण पर थोड़ी सी उंगली उठाई, सवाल उठाए गए। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना करी है। तो न्यायपालिका ने भी आलोचना करी, बुराई करी विधायिका की और उन्हें उनके विधायी कार्यों के संबंध में निर्देश दिए और विधायी कार्यों के बारे में निर्देश दिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा मत करिए, ये करिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। विधायिका इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखती है। अब विधायिका जो है वो इसको संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के रूप में देखती है। संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब क्या है? आप बिल्कुल फ्री हैं। तो ये जो पार्लियामेंट को संविधान जो फ्री बनाता है और ये जो सिद्धांत है पार्लियामेंट्री का फ्रीडम का, उसके विरुद्ध में देखती है कि बार बार में न्यायपालिका हमें बता रही है, तो कहीं ना कहीं ये संसद की विधायिका की स्वतंत्रता के खिलाफ है। इन मुद्दों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच संतुलन कितना संवेदनशील है और लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग के सत्ता के प्रति सम्मान बरतना कितना जरूरी है। तो इन मुद्दों से में ये बात क्लियर हो जाती है कि दो अंग हैं, ठीक है, विधायिका और न्यायपालिका, इनके बीच में संतुलन कितना संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब दोनों के बीच में काफी सेंसिटिव बना करके रहना चाहिए, दोनों के बीच में क्या हो कि संतुलन बना रहे। बहुत सेंसिटिव, छोटी मोटी बातों पर तकरार हो जाती है। और लोकतंत्र में यह भी जरूरी है कि एक अंग जो है विधायिका कार्यपालिका का सम्मान करे, कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका का, न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका का सम्मान करे। तीनों का सम्मान एक दूसरे करते रहे, ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो यहां वैसे अपना लेक्चर कंप्लीट हो गया, पर फाइनली जो एक कंक्लूजन या एक जो नोट मुझे देना है वही है, लेक्चर भी खत्म हो गया, चैप्टर भी खत्म हो गया। भारत की न्यायपालिका के कुछ सवाल थे जो आप लोगों के लिए थे, जो मैंने जवाब भी दिए। फिर भी देखिए, आप दुनिया की न्यायपालिकाओं से, जुडिशरी से और दुनिया की संसद से अगर भारत की संसद की तुलना करते हैं, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा, भारत का सुप्रीम कोर्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्टों में से एक है। ये छोटे मोटे जो विवाद है वो चलते रहते हैं, कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका के बीच में चलते रहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि बड़ा देश है जहाँ पे इतनी बड़ी विविधता है, वहाँ पे छोटी मोटी बातें होती रहती है, परंतु हमारे देश की कार्यपालिका, हमारे देश की विधायिका और हमारे देश की न्यायपालिका तीनों बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। तीनों भारत के संविधान के अंदर में रह करके काम कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से काम करते रहे और भारत की जनता जागरूक रहे तो सब अच्छे से काम करेंगे, उसमें नो डाउट। अपने जो मुख्य थे, जो 3 स्तंभ लोकतंत्र में कहे गए हैं, वो तीनों स्तंभ कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके 6 चैप्टर्स इस किताब के खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कि अपन इस बुक को एक बार खत्म कर देगा। 7th 8th 9th 10th बढ़िया चैप्टर है, एक बार किताब पूरी खत्म हो जाएगी तो अपना दिसंबर तक ये किताब खत्म हो जाएगी। फिर जनवरी फरवरी मार्च के अंदर अंदर अपन उस किताब को खत्म कर देंगे। तो आप आज कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि सर आप हमें ये बुक पहले एक बार खत्म करवा दीजिए, फिर दूसरी बुक, क्योंकि दूसरी बुक के ज़्यादा चैप्टर्स ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतने नहीं है। आप एटलीस्ट एक बुक को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और जो 40 मार्क्स का इस बुक में से पेपर आएगा उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अभी क्या है कि आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो आप आगे संघवाद को इंटरकनेक्ट कर पाएंगे, आप पंचायती राज व्यवस्था को इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। और फिर जब एक बार हम उस किताब पर आ गए कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, समता क्या है, न्याय का विचार क्या है, अगर उस किताब पर अगर आप एक बार आ गए ना तो आप लोग इस किताब को छोड़ देंगे। और जब इस किताब को छोड़ देंगे तो काफी कुछ आप भूल जाएंगे। फिर आपको याद दिलाना पड़ेगा, देखो बेटा कार्यपालिका वाले चैप्टर में पढ़ा था अपन लोगों ने ऐसा। तो आप मुझे एक बार बताइएगा कि अपन लोगों को क्या करना है। और बाकी प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे बताइए कि लेक्चर्स कैसे चल रहे हैं। मज़ा आ रहा है आर्ट्स पढ़ने में? ऐसा दुख तो नहीं होता ना कि सर आर्ट्स ले ली क्या कर लिया जीवन में, मज़ा आ रहा है, ठीक है। और कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोत्साहित करते रहिए, ठीक है। खूब हमारा उत्साहवर्धन करिए जिससे हम लोग बेहतर से बेहतर डेली वीडियोज़ आपके लिए बना करके लेकर के आता रहूं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।